नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल सीताहरण। आज इसकी चौथी किस्त। सीता से बात करने के आधे घंटे बाद अबुल फसाहत कमरुल इस्लाम चौधरी अशोका होटल की तरफ रवाना था। चंद मिनट कबल माधुरी रंगाराव अपनी कार में उसे लेने आ पहुंची थी और कहा था, चलो जल्दी, पार्टी में तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार हो रहा है। उस वक्त वो भूल चुका था कि उसने सीता को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस बुलाया है। कमरुल इस्लाम चौधरी मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। उसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, लंबी लंबी पलकें, सांवला रंग, खालिस रोमांटिक शक्ल और ऐसा आदमी था जिस पर कॉलेजों की शायर परस्त लड़कियां जहर खाती हैं। कलकत्ता से एमए करने के बाद कई साल तक वो तरक्की पसंद ड्रामे प्रोड्यूस करता रहा। फिल्मों में काम किया, बंगाली और अंग्रेज़ी में शायरी की, फनकारों के डेलीगेशन के साथ रूस, मशरक़ी यूरोप और अवामी चीन के चक्कर लगाए। फिर अमेरिका चला गया। वहीं उसकी अंग्रेज़ी शायरी को डिस्कवर किया गया। हाल ही में उसकी नज़मों का पहला मजमूआ लंदन से शाये हुआ था, जिसने अंग्रेज़ी अदब में धूम मचा दी थी। डॉम मोराइस के बाद ये दूसरा हिंदुस्तानी था। न्यू स्टेट्समैन और टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में जिसके मुताल्लिक़ मज़ामीन लिखे जा रहे थे, बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल करने के बाद वो लड़कियों की नज़रों में और ज़्यादा ग्लैमरस हो गया था। मगर कमरुल इस्लाम काफ़ी लपाड़ी और गैर जिम्मेदार था। दोस्तों से पैसे लेकर वापस ना करता था, उमूमन बेकार रहता था। वो इस किस्म का आदमी था जिसे औरतों पर खुद आशिक होने की जहमत गवारा करना ही नहीं पड़ती। औरतें उसे अपना महबूब बनाना ज़्यादा पसंद करती थीं। बिल्किस को वो एक आँख ना भाता था और वो उसे अबुल हमाकत कमरुल इस्लाम चौधरी कहती थी। उसकी गैर प्रोफेशनल हरकतों से जलती थी। उसके पोज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन दिनों माधुरी रंगाराव उस पर बुरी तरह फिदा हो चुकी थी। वो जुनूबी हुस्न का मुकम्मल नमूना थी और सीता से ज़्यादा दिलकश और फरमाबरदार थी। उसको सीता से कहीं ज़्यादा गर्मजोशी से चाह रही थी। सीता के मुतालिक उसे यकीन न था कि वो अब उसके साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार करेगी। और कमरुल इस्लाम चौधरी अंग्रेज़ी ज़बान के इस मक़ौले में यकीन रखता था कि हाथ पर बैठी हुई एक चिड़िया झाड़ियों में छुपी हुई दो चिड़ियों से बेहतर है। दुल्हन रुखसत होकर जा चुकी थी। मछली खाला कोनों में मुंह छुपाकर रोती फिर रही थी। बड़े भैया बार बार आंसू पीने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के उठने के बाद शामियाने के नीचे सोफे अब ज़रा बेतरतीबी से पड़े थे। कारचोबी मसनद पर जहाँ निकाह और बाद में आरसी मसफ हुआ था, अब बच्चे कूद रहे थे। फूलों के हार बिखरे पड़े थे। मीरासनें गाते गाते थक चुकी थीं। शहर की ऊंची सोसाइटी के अफराद मेज़बानों को खुदा हाफिज करके मोटरों में सवार हो रहे थे। बिल्किस रिश्तेदारों के हुजूम में अंदर बैठी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। स्याह शेरवानी और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस उसका कज़न नादिर और मेहमानों को सिगरेट पेश करते करते उकताकर सोफे पर बैठ गया था। उसकी भाभी जान
शामियाने के कोने में उसके दोस्तों के हुजूम में खड़ी मसला कश्मीर पर धुआंधार तकरीर कर रही थी। ये हमारा पटरा करवाएंगी। नादिर ने ज़रा परेशानी से सोचा और फिर कॉफ़ी मंगवाने के लिए कोठी के अंदर चला गया। वो उसी तरह खड़ी बहस में उलझ रही थी जब एक शानदार शख्स हाथ में कॉफ़ी की प्याली लिए उसके करीब से गुजरा और उसे देखकर बड़ी उदासी से मुस्कुराया, गोया उसकी आंखों में तैरते बेपाया अलम को समझता हो या समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके बालों के अंदाज में जमील की सी हल्की सी झलक थी जिसने एक लम्हे के लिए उसे बहुत मुस्तरिब किया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो कारचुबी मसनद के करीब खड़ा बिल्कीस से बड़े अखलाक से गुफ्तगू कर रहा था और वो भी उसी अखलाक से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। एक रिश्तेदार लड़की कॉफ़ी की ट्रे लेकर आई। ये कौन साहब हैं? उसने लड़की से पूछा। अरे यही तो इरफान भाई हैं, लड़की ने जवाब दिया और आगे चली गई। फिर नादिर खुश्क मेवे की प्लेट लेकर उसके नज़दीक आया। उसने ज़रा झिझक कर फिर वही सवाल किया, ये कौन साहब हैं? अरे आप अभी इनसे नहीं मिली? ठहरिए, अभी बुलाता हूँ। वो लंबे लंबे डग भर कर उस शख्स के पास पहुँचा। इरफान भाई इधर आइए, आप हमारी भाभी जान से अब तक मिले ही नहीं। वाह। वो उसे अपने साथ लेकर फिर वापस आया। जनाब आली, हमारे जमील भाई की दुल्हन है, डॉक्टर सीता जमील। उसने बड़ी अदा से हस्बे आदत आदाब अर्ज़ किया। आदाब, उस शख्स ने जवाब दिया। आइए यहाँ बैठ जाएं। आप इतनी देर खड़े खड़े थक तो नहीं गई? मैं आध घंटे से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। वो तीनों दूर एक कोने पे रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गए। मैं अपने केस का नुक्ते नज़र बताने की कोशिश कर रही थी, मगर आप लोग दूसरी पार्टी का नुक्ते नज़र समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। ज़रा तो मंतक इस्तेमाल कीजिए, फ़ौरन इमोशनल हो जाते हैं। मैंने देखा कि आपके यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत भोले भाले हैं। एवरी केस इज इमोशनल, द रेस्ट इज आर्ग्यूमेंट। इरफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़रा ताज्जुब से उसे देखने लगी। इतने में उसके एक और ससुराली रिश्तेदार नासिर भाई करीब आकर बैठ गए। भाभी जान, कॉफ़ी मंगवाऊं? नादिर ने पूछा। आपको कराची कैसा लगा? इरफान ने पूछा। कैसा शदीद अहमकाना सवाल महज सोशल गुफ्तगू की खातिर मुझे भी करना पड़ रहा है, उसने दिल में सोचा। अब नादिर, नासिर और इरफान तीनों ने उससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इरफान ने उसे पूछा, अब कैसी डॉक्टर हैं, दवाओं वाली या दूसरी? नहीं साहब, ये दवाएं दर्द दिल बेचती हैं। नासिर ने देवर के रिश्ते से उसे मजाक किया। जब से वो यहाँ आई थी, ये लोग उसके लिए बिछे बिछे जा रहे थे। रिश्ते के देवर और नंदे हर वक्त उसे छेड़ते। तुलसीपुर की मीरासने जो उस ख़ानदान के साथ ही हिजरत करके कराची आ गई थी और यहाँ लालू खेत में ही रहती थी, रात को कैसर और बिल्कीस को सुना सुना कर उससे मुखातिब हुई। सास हमारी यूं कह गई थी, बहू जोगी को चुटकी दे देना री, मैं अलबेली भूल गई थी, मैंने जोगी को नंदी दे डाली रे। नादिर उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम बनाता, खुसूसन इस ख्याल से
कि जमील ने उसे तलाक दिए बगैर दूसरी शादी कर ली। ये लोग उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ थे। दुल्हन, हम तो तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हैं, मछली खाला बार बार कहती। ना हुए साहबजादे हमारे सामने, वरना हमारे जूतों के फर्श कर देता। उनको मेरा गुस्सा मालूम है। बड़े भैया ने उससे कहा था। मछली खाला राहुल की तस्वीरें हर आए गए को दिखलाती। देखो कैसा चांद ऐसा है, बिल्कुल हमरे जमील भैया ऐसा। हमारी भाभी जान बेहद काबिल हैं। नादिर ने बड़े फख्र से इरफान को इत्तला दी। इरफान ने नजरें उठाकर सीता को देखा। वो जरा घबरा सी गई। इतने में बड़े भैया वहां आए। सीता ने फौरन साड़ी के पल्लू से सर ढांप लिया। तीनों नौजवान ताजीमन उठ खड़े हुए। भाई दुल्हन, बड़े भैया ने उसे मुखातिब किया, बिल्किस कह रही हैं कि अगले इतवार को वापस जाना चाहती हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? अगले इतवार को? वो सहम सी गई। इतनी जल्दी वो यहां से चली जाएगी? और फिर शायद इस शख्स को कभी और भर दोबारा ना देख सके। हम तो चाहते थे कि अभी कुछ दिन तुम यहां रहो, ये भी तुम्हारा घर है। मगर बिटिया जल्दी मचा रही हैं कि उनको जल्द अज जल्द बंबई पहुंचना है। बड़े भैया कह रहे थे। बड़े भैया, हमने सोचा था कार से लाहौर जाएंगे। नादिर ने कहा। आइए भाभी जान, अंदर चलकर बिल्किस से बात कर लें। वो इरफान को शब्बा खैर कहकर नादिर के साथ कोठी में गई। उस रात जब वो जहेज के कमरे में हर चीज़ मंगवाने में दूसरी लड़कियों की मदद कर रही थी, तो मछली खाला ने अचानक उससे पूछा, दुल्हन, तुम इरफान का देख लियो? जी हाँ। उनकी माँ बिल्किस बिटिया के लिए दिल्ली उनका पैगाम भेजे ने। हम बिल्किस का ई लिए यहाँ बुलाई हैं कि इरफान का देख लें, मगर वो ऐसी उल्टी अक्ल की हैं, देखो जो उनके जी पर बैठी। अच्छा। सीता ने एक सादतमंद बहू की तरह खानदानी मसाइल में दिलचस्पी लेते हुए कहा, मुझे तो खासे माकूल आदमी दिखे। माकूल तो हैं, मगर बिल्किस भी समझें। क्या काम करते हैं? बहुत ऊंची नौकरी है, 1,500-2 हज़ार पावत हैं। लड़कियन का कहा और क्या चाहिए? जात रात भी अच्छी। मछली खाला ने तोहफों के डब्बे ऊपर तले चुनते हुए जवाब दिया, हरदोई के रहने वाले हैं। हरदोई जाना तो? जी नहीं, जी हाँ, उसने गड़बड़ा कर कहा। हमारी बिल्किस के दिमाग का कीड़ा एक यहू है कि पाकिस्तान ना आई है। अब इरफान तो पाकिस्तानी है। सीता टके हुए जोड़े उठा कर मसहरी पर रखती गई। कल तुम नादिर भैया के साथ जाई के तनिक अपनी कोठी तो देख लियो, मछली खाला ने कहा। कराची से एक रोज कबल वो बिल्किस को अपने घर करोल बाग ले गई थी। बिल्किस को उसने आज तक अपने घर मदऊ नहीं किया था। वो अपने दोस्तों में किसी को अपना सही पता ना बताती थी, मगर जिस रोज वो कराची के लिए असबाब बांध रही थी, उसकी माँ ने इसरार किया था कि वो बिल्किस को खाने पर बुला ले। कैसी बुरी बात कि मैंने आज तक तुम्हारी नंद को नहीं देखा। सीता कुछ महीने से एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हो गई थी और दफ्तर से उसने बिल्किस को फ़ोन पर दावत दी थी। उसके फ़ौरन बाद बिल्किस ने हिमा को फ़ोन किया था कि वो शाम को सीता के घर जा रही है और उसे पिकअप कर लेगी। दोपहर को लंच के वक्त कनाट सर्कस के एक रेस्तरां में बिल्किस से मिली,
तो बिल्किस ने उससे कहा था, मैं पुरानी दिल्ली जाकर हिमा को लेती हुई 8 बजे तक तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। हिमा को लेती हुई? हाँ हाँ, क्यों? तुमने हिमा को क्यों बुलाया? बिल्किस भौचक्की रह गई थी। हमारी हिमा तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, उसको बुलाने में क्या हर्ज था? मेरा तो ख्याल था कि तुम पहले ही उससे कह चुकी होगी। मगर बिल्किस, हिमा इतनी शानदार कोठी में रहती है, मैं उसे अपने घर कैसे बुलाऊं? मेरे यहाँ तो बैठने को भी जगह नहीं है। तुम मेरी रिश्तेदार हो, तुम्हारी बात दूसरी है। सीता, बिल्किस का मुंह हैरत से खुला के खुला रह गया। सीता, और तुम क्लास और तबकाती शऊर के मुतालिक इतनी तकरीरें करती हो। वो सब ठीक है, उसने चिढ़कर जवाब दिया था, बट आई हैपन टू हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्राइड। गुड हेवेंस, तो अब मैं हिमा को कैसे मना करूं? अब कैसे मना कर सकती हो? उस शाम बिल्किस हिमा को साथ लेकर सीता के बताए हुए पते पर करोल बाग की एक गली में पहुंची। खिड़की में से सीता की छोटी बहनें झांक रही थीं। सीता की मां ने दरवाजा खोला। एक किसी निचले तबके के मुसलमान का छोड़ा हुआ तगो तारीख छोटा सा मकान था। मम्मी दोनों लड़कियों को वस्ती कमरे में ले गई और दरी पर बिठा दिया। एक तरफ को पलंग बिछाओ था और दीवार के बराबर ट्रक चुने हुए थे। अलमारी के ऊपर श्री कृष्ण की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। कुछ देर बाद मम्मी ने अलमारी के पीछे से फ्रेम किया हुआ कलमा निकाला और झाड़ पोंछ कर उसे मेज पर रख दिया। बिल्किस, ये कलमा इस कमरे में लगा हुआ था। मैंने इसे उतारकर एहतियात से रख दिया है। कई बार सीता से कहा कि इसे तुम्हारे यहाँ पहुँचा दे, कि शायद कभी गलती से यहाँ किसी से बेअदबी हो जाए। अब तुम लेती जाना। जी अच्छा, बिल्किस ने जवाब दिया था। मम्मी ने थालियाँ और कटोरियाँ दरी पर परोसी। हिमा और बिल्किस आराम से टांगे फैलाकर दीवार के सहारे बैठ गई और मम्मी और उसकी छोटी बहनों लीला और मोहिनी से मज़े मज़े की बातें करती रहीं। सीता दूसरी दीवार से टेक लगाए बैठी उन सबको देखती रही थी। मुकाबिल के दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर टंगी थी, जो पहाड़ हथेली पर उठाए उड़े चले जा रहे थे। मैंने भी जिंदगी का पहाड़ हाथ में उठाकर आसमानों पर उड़ने की कोशिश की थी, उसने दिल में सोचा था। बीबी, कराची आमिल कॉलोनी में हमारी 18 कमरों की 2 मंजिला कोठी थी। मम्मी ग्लासों में पानी उंडेलते हुए बिल्किस से मुखातिब थी। सीता ने बड़ी कोफ से उनको देखा था। यह किस्सा हर एक को सुनाकर उन्हें किसी किस्म का इत्मीनान महसूस होता है। उस कोठी में डॉक्टर साहब ने, सीता के डैडी ने 6 कमरों में संगे मरमर का फर्श लगवाया था। मम्मी, अब ख़त्म करो ये राम कहानी, सीता ने चिढ़कर कहा था। नहीं बिल्किस, तुम जाकर ज़रूर देखना। उसके नीले रंगों की शीशों की खिड़कियाँ हैं। उसके नीले रंग के शीशों की खिड़कियाँ हैं। दौलत राय महल ऊपर लिखा हुआ दूर से ही नज़र आ जाता है। जमशेद रोड से मोतीलाल नेहरू रोड पर जब मुड़ो मम्मी, भाई ठीक है, ठीक, देख लेंगे। हिमा, तुमने दही बड़े लिए? उसी वक्त डैडी अंदर आ गए। क्यों भाई, ये तुम किसको दौलत महल के किस्से सुना रही हो? उनकी ये आदत ज़रा मुश्किल से छूटेगी।
उन्होंने हंसते हुए कहा था और वहीं दरी पर बैठ गए थे। फिर उन्होंने मेहमान लड़कियों से कहा था, बीबी तुम दोनों इतने बरसों बाद आज पहली बार हमारे गुरबत महल में आई हो। इसी को दौलत महल समझकर फिर भी आना। सुबह को नाश्ते के बाद नादिर तुमको तुम्हारी कोठी दिखला लाएगा। मछली खाला ने नुकराई बर्तन मंगवाते हुए दोबारा कहा, जी नहीं, नहीं देखूंगी, क्या ज़रूरत है, उसने जवाब दिया। मछली खाला चुप हो गई। चांदपुर हाउस में एक हफ्ता गुजर गया। चांदपुर हाउस के जेठ की स्कैंडिनेवियन तर्ज की 2 मंजिला कोठी का नाम था, जो उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में बनवाई थी। ये जाहिर करने की क्या ज़रूरत है कि जने आप लोग एक फटीचे से साबिक ताल्लुकादार हैं और फटीचे सा चांदपुर नामी आपका ताल्लुका तुलसीपुर फैज़ाबाद में 1947 तक मौजूद था। और कुछ नहीं तो पाकिस्तान आकर आप रिफ्यूजी लोग पुराने नामों ही से चिपके हुए हैं। बिल्किस ने एक रोज़ सुबह को नाश्ते की मेज़ पर हस्ब मामूल अपने पाकिस्तानी अजीज़ों से झगड़ना शुरू किया। हमारा चांदपुर हाउस था क्या नहीं लखनऊ में, जापलंग रोड पर? मछली खाला ने रसान से कहा। उनकी आवाज़ में सीता को अपनी माँ की आवाज़ की झलक सुनाई दी। वो कोफ्त से दरीचे के बाहर देखने लगी। ड्राइव पर उसकी कार आकर रुकी। वो उतरा, बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ा, डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। बिल्किस बेनियाजी से टोस्ट पर मक्खन लगाने में मसरूफ़ रही। उस एक हफ्ते के दौरान में वो रोज़ाना सुबह और शाम चांदपुर हाउस आता और घंटों बैठा सबसे बातें करता रहता, लेकिन हमेशा इस मौके की तलाश में रहता कि सीता के नज़दीक बैठ सके, लेकिन किसी पर भी ये जाहिर ना हो कि वो सीता की कुर्बत का ख़्वाह है। मंझली खाला ये सोच सोच कर खुश होती रहीं कि वो बिल्किस की वजह से आ रहा है। जब एक आदमी इतनी खुशामद करेगा तो लामुहाला लड़की को हाँ करना ही पड़ेगी। उन्होंने फ़ौरन बिल्किस की माँ को, जो उनकी बड़ी बहन थी, तुलसीपुर इस मज़मून का ख़त लिख भेजा कि माशाअल्लाह से बेटा की बात यहाँ तकरीबन पक्की हो गई है। नौजवान पार्टी ज़्यादा वक्त नादिर के कमरे के सामने वाले बरामदे में गुजारती। एक रोज़ वो बरामदे में बैठी सहपहर की चाय पी रहे थे जब इरफान ने दफतन सीता से कहा, आपको वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हम पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं, कुछ दिन तो और ठहर जाइए। मैं तो दुनिया की किसी कौम को भी बुरा नहीं समझती। मजहबी जुनून और शौविनिज्म का फ़लसफ़ा तो आप जैसे गैर इश्तराकी लोगों ही की बरकत है। वाकई भाभी जान, 1 महीना और ठहर जाइए, वीज़ा आपका मैं बढ़वा दूंगा फटाफट, नादिर ने कहा। कैसे ठहर जाऊं? मेरे पीछे CID नहीं लग जाएगी? खैर सीता, अब तुम इतनी अहम भी नहीं कि CID तुम्हारी फिक्र में अपनी रातों की नींद हराम करे, बिल्किस ने हंसकर कहा। चंद साल बाद अगर इसी रफ्तार से तरक्की करती रही तो इंटरपोल के तुम्हारे पीछे लगने के इम्कानात अलबत्ता हैं। उसने उदासी से उन तीनों को देखा। फजूल दुनिया कितनी फजूल जगह थी। आपका मेडन नाम क्या था? इरफान ने पूछा। वो प्रोडक्शन रिसाले की वर्कगर्दानी कर रहा था जो नादिर बड़े शौक से पढ़ा करता था। मीर चंदानी, उसने चौंक कर जवाब दिया। हमारे यहाँ हरदोई में एक सिंधी इंजीनियर साहब तब्दील होकर आए थे।
मेरे लड़कपन में, इरफान ने कहना शुरू किया। उनका नाम मीरचंदानी था। तो एक रोज वो मिलने आए तो नौकर ने अंदर आकर कहा, बेगम साहब, मच्छरदानी साहब आए हैं। उसके बाद वो बहुत दिनों तक उन्हें मर्चंदानी कहता रहा। ये वाक़या मुझे अब तक याद है। हमने उस ज़माने में सिंधी देखे ही नहीं थे। गंज में 2-3 सिंधियों की दुकानें थीं और बस। हाँ, नादिर चमक कर बोला, बिल्किस तुमको याद है वो फ्रूट मार्ट वाला सिंधी, जब तुमने इंदिरा वॉल्टर्स के लिए उससे पूछा था क्या उनकी शादी हो गई है और क्या वो वाकई बहुत ज़्यादा क्रैक हैं? तो उसने जवाब दिया था, यस मैडम, शी इज़ मैड एंड मैरिड बोथ। हम लोग उसके जवाब पर किस कदर हंसे थे। इरफान भी हंसा और फिर रिसाला देखने लगा। फजूल फजूल। दफतन उसने इरफान से पूछा, आपको मालूम है 3rd डिग्री किस तरह की जाती है? क्यों? आपको इसका ख्याल कैसे आया? इरफान ने पूछा। ऐसे ही, ख्यालात में रब्त या मंतिक का क्या जिक्र? इरफान ने उसे गौर से देखा और फिर बात टालना चाहिए। आपने वो लतीफ़ा सुना है? कौन सा? वही, एक मर्तबा न्यूयॉर्क में लेफ्ट विंग अदीबों के हफ्तावार जलसे में आधे से ज़्यादा खुफिया पुलिस के लोग हुआ करते थे। तो एक रोज़ एक जलसे में एक अदीब ने उठकर हाजरीन को इस तरह मुखातिब किया, कॉमरेड्स एंड जेंटलमैन ऑफ द FBI। हा, नादिर ने कहा लगाया। फिर वो चारों बेहद खोखली हंसी हंसते रहे। शाम होती तो समझ में ना आता क्या किया जाए। चलिए पिक्चर भाभी जान, नादिर उससे कहता। रोज पिक्चर? इरफान से बहस करते करते वो झुंझला कर कहती, कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, किताबें नहीं, अच्छे फिल्म देखने को नहीं मिलते, अखबारों में ले देकर वही एक मॉर्निंग स्टार पढ़कर और उसे कार्टून देख देख कर सारी उम्र गुजार, अखबारों में ले देकर वही एक मॉर्निंग स्टार पढ़कर और उसे कार्टून देख देख कर सारी उम्र गुजार दे, उसकी साइकोलॉजी का क्या हश्र होगा? भाभी जान, आप वाकई हमारा पटरा करवा देंगी, खुद तो चली जाएंगी और हमारा हो जाएगा कुंडा शरीफ। आप हर महफिल में इस तरह की अंट संट बातें उड़ाती रहती हैं। वो नादिर के एहतजाज का कोई नोटिस ना लेती और उसी तरह झाएं झाएं करती रहती। इरफान की रुखसत ख़त्म हो चुकी थी और उसे लाहौर वापस पहुंचना था। तय हुआ कि वो सब 2 मोटरों पर इकट्ठे लाहौर जाएंगे। उस रोज़ शाम के वक्त सीता बरामदे में अकेली बैठी लाइफ रिसाला देख रही थी जब वो आ गया। ये पहला मौका था जब उन दोनों के पास तीसरा कोई नहीं था। परसों सुबह चलने का इंतज़ाम हो गया है डॉक्टर साहब। वो ज़रा फासले पर एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे डॉक्टर साहब मत कहा कीजिए। अच्छा फिर क्या कहें? मिसेस जमील, बेगम साहिबा, श्रीमती जी। आपको मालूम है मेरा नाम सीधा सादा सीता है। वो बिल्किस के सगे खालाजाद भाई की बीवी थी। वो गोया उसका होने वाला नंदोई था और इस लिहाज से मजाक के रिश्ते का पहलू निकलता था। शायद इसी वजह से वो उसे मुस्तकिल छेड़ता रहता। शायद। आपके रामचंद्र जी अपना राजपाट संभालने अयोध्या कब लौटेंगे? इरफान ने दरियाफ्त किया। उसे ये नहीं बताया गया था
कि जमील ने दूसरा ब्याह कर लिया है। ये खालिस ख़ानदानी मामला था और इरफान बहरहाल गैर आदमी था। अभी उनकी टर्म 2 साल के लिए और बढ़ गई है। आप न्यूयॉर्क गए हैं? जी हाँ। कब? जब आप वहाँ नहीं थी। मैं तो वहाँ 1949 से हूँ। मैं भी वहाँ 1949 में ही पहली बार गया था। दरअसल मेरे और आपके हल्के मुख्तलिफ रहे होंगे। अब अमेरिका वापस कब जा रही हैं? अभी कुछ तय नहीं। उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा और दुआ मांगी कि बिल्किस या कोई और वहाँ आ जाए और ये मौजू ख़त्म हो। जिस रोज़ सुबह वो लोग सफ़र पर रवाना होने वाले थे, उसी रात बिल्किस को फ्लू हो गया और जाना चंद रोज़ के लिए मुलतवी करना पड़ा। अब बिल्किस बीमार पड़ गई तो सीता ही अकेली नादिर और इरफान के साथ बाहर जाती रही। इतने अरसे में वो नादिर के दोस्तों के हल्के में बहुत मकबूल हो गई थी। उन्होंने सीता को हाथों हाथ लिया। एक अरसे बाद उनको एक हिंदू जीती जागती लड़की नजर आई थी। पहली मर्तबा जब नादिर ने अपने चंद इंटेलेक्चुअल दोस्तों को सीता से मिलवाने के लिए चांदपुर हाउस मदऊ किया तो मंजली खाला ने अपने कमरे की खिड़की में से झांक कर कहा था, ये नादिर भैया की पार्टी है या शिवजी बारात? एक से एक हवनक आदमी चला आ रहा है। ये सब लोग भाभी जान से मिलने के लिए बुलाए गए। एक लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारी भाभी जान भी तो खपती हैं, मंजली खाला ने कहा। अब इरफान बेतकल्लुफी से सीता का नाम लेता था और उसे तुम कहकर मुखातिब करने लगा था। कैसर चाले के लिए आई हुई थी और 2 दिन बाद अपने शौहर के साथ पेशावर जाने वाली थी। रात को कैसर के ससुराल वालों के इजाज़ में चांदपुर हाउस में बड़ा भारी डिनर था। बिल्किस सब ठीक हो चुकी थी और नादिर ने उन दोनों के साथ शाम को रेक्स में एक पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया था। तीसरे पहर को सीता जल्दी तैयार होकर बाहर जाने लगी तो बिल्किस ने उसे आवाज़ दी। यस बिली, सीता ने दरवाजे में झिटकते हुए पूछा। अभी जा रही हो? हाँ। तुम 5:30 बजे पैलेस होटल आ जाना। मैं तुमको वहीं बार पर मिलूंगी। बार पर? हाँ हाँ, मैंने वहीं डिक से अपॉइंटमेंट किया है। वो कल इत्तेफाकन मुझे एल्फिंस्टन स्ट्रीट में मिल गया था। मेरे साथ कोलंबिया में था। यहाँ वर्ल्ड बैंक के सिलसिले में आया हुआ है। क्यों? सीता डार्लिंग, बिल्किस ने पलंग पर से उतरकर हाउस कोट पहनते हुए कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा एमेसिपेटेड हो गई हो। ये अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है। ओह, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा, तो 5:45 तक इरफान के घर आ जाओ। मैं डिक से कहूँगी मुझे वहाँ उतार दे। इरफान पैलेस के करीब ही ठहरे हुए हैं, कचहरी रोड पर। कल हम लोगों ने उन्हें वहाँ ड्रॉप किया था। इरफान के घर? बिल्किस ने और ज़्यादा परेशान होकर कहा, डार्लिंग, वो बैचलर आदमी है, अकेला रहता है। तुम उसके घर कैसे जा सकती हो? ओ माय गॉड। अच्छा सॉरी, मैं तुमको ज़्यादा शॉक नहीं करना चाहती। डिनर के लिए अभी से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तुमको वापस आकर तैयार भी होना है। नादिर से कहो आज पिक्चर गोल करे। बिल्किस ने कहा, अच्छा। उसने फर्माबरदारी से जवाब दिया। अपने अमेरिकन क्लास फेलो से पैलेस की बार पर मुलाकात करने के बाद उसने काउंटर पर जाकर इरफान को फ़ोन किया। अब उसे जल्द चांदपुर हाउस वापस जाना चाहिए था, मगर उसका जी चाह रहा था
कि वो शाम तन्हा इरफान के साथ गुजारे। चंद मिनट बाद इरफान आ गया, उसके साथ उसका दोस्त उस्मान भी था। वो तीनों जाकर लाउंज में बैठ गए। सीता ने सुर्ख रंग की कांचीवरम की साड़ी पहन रखी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। डिनर का वक्त आ गया, मगर वो बेपरवाही से बैठी बातें करती रही। इरफान ने उसे करीब के सोफे पर बैठते हुए उसके सराफा पर नजर डाली और मुस्कुराकर पूछा, मेला है चांदगंज में सूरज गहन का आज, मेला है चांदगंज में सूरज गहन का आज, तुम किस लिए ना गैरते शम्सो कमर गए। वो हंसने लगी। सचमुच आप उर्दू दानों में फंसकर मेरा तो बकौल नादिर कोंडा शरीफ हो गया। और उर्दू वाले भी कौन, लखनऊआ, जो रिंद और आरजू से कम तो बात ही नहीं करते। इरफान के दोस्त ने कहा। कुछ देर बाद उसने सीता से इजाज़त ली और चला गया। अब रात का अंधेरा छा गया था। पैलेस होटल के उस हिस्से में निस्बतन खामोशी थी। लोग लागोरमे की तरफ जा रहे थे। कॉफ़ी पियोगी? इरफान ने पूछा। उसे मालूम नहीं था कि वो गुरूब आफताब के बाद महज स्याह कहवे पर इक्तफा करना पसंद नहीं करती। वो उसे गौर से देखता रहा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो तस्लीम। फिर उसने सीता के बालों पर नजर डाली। तुम मांग में सिंदूर नहीं लगाती। दरअसल वो मेरी सिंदूर की डिबिया कहीं खो गई कराची आने में। मंजरी खाला भी कई बार कह चुकी हैं कि दुल्हन तुमने सिंदूर लगाना क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी सूनी मांग देखकर हौल आता है। उनकी खातिर मैंने सोचा कि ज़रूर लगाऊंगी, मगर यहाँ मिल जाएगा सिंदूर मालूम नहीं। इरफान ने जवाब दिया, तलाश करवा लो, आप कहीं से ढूंढ कर ला दीजिए। फिर वो यकलक चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल थी। उसने उस आदमी से सिंदूर लाने के लिए क्यों कहा जिसे वो जमील के नाम पर लगाएगी। ओह माय गॉड, वो दिल में क्या सोचता होगा इस वक्त। उसने तय किया कि उसे सारी बात बता दे। आपको मालूम नहीं, उसने रुक रुक कर कहना शुरू किया, मैं सिंदूर किसके लिए लगाऊं। जमील मुझे छोड़ चुके हैं। फिर वो तेवरी पर बल डालकर और पलकें झपक झपक कर खिड़की से बाहर देखने लगी ताकि आंसू ना निकलें। मुझे मालूम है, इरफान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मुझे जब किसी ने नहीं बताया था तभी मालूम हो गया था। मैं पहले रोज़ जब तुमसे शामियाने के नीचे मिला था, मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था कि तुम कितनी दुखी हो। आओ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। चांदपुर हाउस चलें। तुम्हें कैसर की दावत में देर से नहीं पहुंचना चाहिए। तुम उस घराने की बहू हो। और आपको भी देर नहीं लगाना चाहिए। आप उस घराने के दामाद बनने वाले हैं। सीता ने आहिस्ता से कहा। क्या करूं, क्या हो सकता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मालूम है बिल्किस, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मालूम है बिल्किस को मेरी जर्रा बराबर परवाह नहीं। और आपको भी उसकी परवाह नहीं, कतई नहीं। मगर तुम्हें इसका यकीन करने की क्या ज़रूरत है। चलो उठो, देर ना करो। उस रात वो चांदपुर हाउस के डिनर से जल्द वापस चला गया। घर पहुंचा तो देर तक नींद नहीं आई। सुनसान कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। आखिर झुंझलाकर उसने उस्मान को फ़ोन किया। मैं आज़म की स्टैग पार्टी में जा रहा हूँ, तुम भी जिमखाना आ जाओ।
उस्मान ने जवाब दिया। तो ये थी नॉवेल सीता हरण की चौथी किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी 5वीं किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।